नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंजलि सिंह है और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आज जुड़ी हैं जिन्होंने 20 साल से सोशल वर्क, वुमेन एम्पावरमेंट और अन्य कई क्षेत्रों में काम किया है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या ज़रूरतें हैं, क्या नहीं है और किस लेवल पर मैम जा कर के काम कर रही हैं, ये आप तक पहुंचाएंगे। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो और मतलब मुझे ये जानना है, बहुत क्यूरोसिटी थी मेरी आपसे ये जानने की कि विगत 20 सालों से आपने सोशल वर्क में काम किया, तो क्या चैलेंजेस थे आपके लाइफ में जो आपने फेस किए हैं? बहुत चैलेंजेस थे। 20 साल पहले बलिया में जो मैंने फेस किया, एक तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये सोशल वर्क क्या होता है। मैं समाज सेवा के लिए क्या ही निकली हूँ। उस वक्त कुछ मन स्थिति ऐसी थी कि लगता था दूसरे की परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, तो मुझे लगता था उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सोच के बस सोसाइटी में निकल चली थी मैं। बाकी उस समय और अभी में काफी फर्क है। उस समय जब मैं निकलती थी तो लोग पागल ही समझते थे कि मतलब क्या ही कर रही हैं ये, बाहर निकल के चीजों को दे रही हैं। तो बाटली विभाग में भी बहुत आना जाना लगा रहता था। कुछ चीजें थी जो करानी थी मुझे। तो 20 साल पहले और अभी में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। तो बेसिकली ऐसे कौन से, मतलब मैम कह सकते हैं कि बीइंग अ गर्ल, और हम लोग ऐसे फील्ड में हैं जहाँ ऐसी जगह पे कई बार आपको जाना पड़ता होगा, तो कभी आपको लगा होगा कि नहीं यार ये बहुत टफ है या ये डिसीजन गलत है, ये कभी आपको कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, गलत तो नहीं लगा कि डिसीजन गलत है। हाँ, व्यवस्था बहुत लगती थी कि कर नहीं पा रहे। जो मुझे वहाँ पे जो जहाँ पे जा रही हूँ करने के लिए, बहुत संस्था जहाँ जाती थी वहाँ का नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, लेकिन वहाँ जाके उन लोगों के बीच में बड़ा पेन होता था। और जिस तरीके से वो लोग अपनी बातें रखते थे तो लगता था कि व्यवस्था महसूस होती थी कि कर नहीं पा रहे। और ये कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं था कि उनको उनका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं कहाँ जाऊँगी तो उसका निदान होगा। तो धीरे 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 जब इसमें समय बीतता गया तो फिर चीजें पता लगने लगी कि अच्छा इनके लिए हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते थे। तो फिर किया जितना हो सकता था, सीमाओं के अंदर रह के अपना बेस्ट दिया। हाँ। अच्छा मैम, ये बताइए कि बलिया में 9,000 प्लस एनजीओज रजिस्टर्ड हैं और ऑन बोर्ड रजिस्टर्ड हैं, काम के लिए दिखाए गए हैं कि काम करते हैं, बट आपको लगता है क्या कि अभी भी ग्राउंड लेवल पे, इस लेवल का, अगर 9,000 एनजीओज काम कर रहे हैं फिर भी उस लेवल का जो प्रोग्रेस है वो देखने को नहीं मिलता है? हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, एनजीओ बना लेना, पेपर पर सिर्फ काम करना, उससे तो कुछ भी भला नहीं होने वाला है। आज भी धरातल पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है और बलिया में मुझे लगता है थोड़ी जागरूकता की ज़्यादा कमी है, नहीं हो पा रहा है। वो एनजीओज जो हैं, अब सिर्फ पता नहीं पेपर पे काम कर रहे हैं या सच में जाके काम कर रही हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो हिसाब किताब से वो निकाला गया है कि इतने एनजीओज हैं और उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं। तो हाँ, ये सच है कि जिस हिसाब से एनजीओज चल रही हैं यहाँ पे, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो इसका आप मतलब आप कैसे देखती हैं इसको? आप अगर आपको एक्शन लेना होता तो आप इस पे क्या एक्शन लेती? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो इन एनजीओज पे क्यों आखिर इनको दिया जा रहा है, परमिशन क्यों दिया जा रहा है, इनके पेपर वर्क क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है, जब तक 3 साल कोई भी एनजीओ काम नहीं कर लेती है ग्राउंड लेवल पे, तो उनको अप्रूवल नहीं मिलता है ग्रांट्स के लिए। तो देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो एनजीओज काम कर रहे हैं और अपना पेपर दिखा रहे हैं, तो जहाँ से जिस विभाग से उनको पास किया जा रहा है, गलती वहाँ पे है ना जी। हाँ, वहाँ पे जाके भी अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पे चेक करना चाहिए कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आप जो उसके प्रति एक्शन है वो लेना चाहिए। बाकी पेपर वर्क तो सब कर देते हैं। अच्छा चलिए, ये तो रहा हमारे जो काम है, फील्ड है, इन सब की बातें, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इतना हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 20 नहीं बोल सकते, ज़्यादा ही रेशियो 50 आउट ऑफ बोल सकते हैं कि पीछे रह गई लड़कियाँ। अभी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं है, 12th पास ड्रॉप आउट का रेशियो देखने में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें का मुख्य कारण क्या हो सकता है? या तो समाज है, क्योंकि सरकार के पास तो सारी योजनाएं हैं, तो ये मुख्य कारण क्या है जो लिटरेसी रेट, एम्पावरमेंट रेट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की योजनाएं हैं? देखिए,
योजनाएं तो आई, उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज भी अगर हम कितना भी कह ले समानता समानता, ऐसा नहीं है, आज भी लिंग भेदभाव है। और इसका मुख्य कारण है एजुकेशन, शिक्षा की कमी। और आप देख लें तो अभी भी आप गांव में चले जाएं, मेरा भी जो घर है बिल्कुल गांव में ही है, तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं बाहर खेलते रहते हैं ऐसे ही, तो वो उनसे जाकर अगर उनकी माओ से बात करिए कि आप भेजते क्यों नहीं है स्कूल इन लोगों को, तो उनका यही रहता कि अरे ना आप जाना तो नहीं, भेजत तो बानी जा, लेकिन वहाँ पे वो मैडम जी लोग उतना देखभाल देखत नहीं खेलो, लड़का कहीं के कहीं निकल जाता रन सा, तो अच्छा बना कि सुरक्षित बाड़न सा घर में, तो ना पढ़िए से तो मत पढ़, सब पूछू के कमा लिया से। तो अब यहाँ पे एक पढ़ा लिखा वर्ग जो वहाँ पे एकदम देहात में जिनकी नियुक्ति हुई है टीचर्स की, अब पता नहीं ये कितना सच है कि वो नहीं देखते और बच्चे कहीं के कहीं निकल जाते, तो ये एक कारण हुआ। अच्छी वहाँ पे शिक्षक का वहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई, एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई जो बच्चों को पढ़ाई या पढ़ने के प्रति प्रेरित करे, यहाँ पे ये चीज हुई। फिर बहुत सारे औरतों का गांव में आप चले जाएं तो अभी भी औरतें ये बात कहती हैं कि का करे लो पढ़ के बिया है ना करे के बाद कोनो और थोड़े कुछ करा के बाद, ये भी एक कारण हुआ, शिक्षा वहां पे भी बाधित हुई। और एक मुख्य कारण है सुविधाओं की कमी। देखिए हमारे यहाँ जो ये सरकारी स्कूल में थोड़ी है तो सुविधाओं की कमी है, और वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा होने के बाद फीस इतनी महंगी है कि फिर और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे हम नहीं भेज पाते हैं बच्चों को, अपनी बेटियों को या बच्चों को। जो भी एक गरीब तबके का जो आदमी है वो भेज नहीं पाता। मान लीजिए उनके 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, अगर बहुत हिम्मत करेगा तो एक बच्चे को पढ़ा पाएगा, वो 4-5 को नहीं पढ़ा पाएगा, तो उसमें वो फिर क्या करता है, लड़कियों को कहता है कि तुम रहने दो, इतना ही पढ़ो, जाना तो शादी ब्याह ही करके तुम्हें, वो लड़कों को कहीं ना कहीं कोशिश करके पढ़ाता भी है, तो फिर यहाँ लड़कियां क्या होती हैं, एजुकेशन में पीछे हो जाती है। तो अभी भी धरातल पे बहुत चीजों की कमी है, जागरूकता की भी बहुत कमी है। तो आपके हिसाब से तो यहाँ पे समानता की भेदभाव हुई ना, लड़के और लड़कियों में। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे सामाजिक कारण है कि हम लोग अभी भी एम्पावरमेंट, या खुद लड़कियां भी इसकी मेन रीज़न है कि वो एम्पावरमेंट खुद नहीं चाहती हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। खैर इसी कड़ी में एक चीज़ मैम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप 3 सजेशन दें उन लड़कियों को जो खुद को एम्पावर करना चाहती हैं शादी के बाद, या कई ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के बाद विडो हो गई हैं, तो वो अगर एम्पावर करना चाहती हैं, तो बेसिकली एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि जॉब करना, तो क्या है एम्पावरमेंट का मतलब, और उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे वो खुद की लाइफ को और ब्रॉड तरीके से जी सके? देखिए एम्पावरमेंट, अपने अंदर ताकत जब आप पैदा करती हैं तो उसके लिए क्या चीज होती है, एक तो आपको शिक्षित होना, चले आप शिक्षित ना हो पाए तो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना जी, ठीक। तो इन दोनों के लिए औरतों को जिस तरीके से सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, तो उनको अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी। देखिए सबके हाथ में मोबाइल है, और मुझे तो लगता है कि गांव गांव में भी मोबाइल है, लड़कियां रील्स बना रही हैं, एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एम्पावरमेंट का मतलब उन्होंने क्या था, आजादी, और आजादी का मतलब क्या, कुछ भी। पहले तो मैं लड़कियों को यही सलाह देना चाहूंगी कि आजादी का क्या मतलब होता है, पहले आप उसको समझे, है ना। हम किस बना तो देते हैं, इसलिए मैंने एम्पावरमेंट, अरे उसको आपको आजादी दी गई है पढ़ने की, लिखने की, या फिर बाहर जाने की, या फिर इतने सारे जो चीजें सरकार बना रही है कि सुरक्षा को लेके, कि कहीं जा रही है तो उनके साथ कुछ गलत चीजें ना हो, जगह जगह पे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन इसका फायदा लड़कियां कितना उठा रही हैं आप ये देखिए। उनको लगता है हम रील्स बना रहे हैं, हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं, हम इधर से उधर से नंग धड़ंग घूम रहे हैं, ये हमारी आजादी है। तो कहीं ना कहीं देखिए लड़कियों को भी समझना पड़ेगा कि आजादी का क्या मतलब है, और जो आपको दिया जा रहा है आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे कि नहीं कर रहे। सही बात। तो ये गांव की लड़कियां हो या फिर शहर की लड़कियां हो, ये जो चीजें हैं ना दोनों जगह समान है, ये उनको खूब समझ में आता है कि ये हमारी आजादी है। अगर आपने टोक दिया तो आप नैरो माइंडेड हैं, या आप बहुत छोटे दिमाग के आदमी हैं, आपने मुझे टोक दिया कि तुम छोटे कपड़े नहीं पहनो, या फिर तुम ये थोड़ा सा भाई आपका शरीर है, भगवान ने ऐसा लड़कियों के शरीर ही बनाया है, या फिर हमें किसी को भी वो ढकने के लिए हुआ नहीं, तो आज भी हम जंगल में ऐसे ही घूम रहे होते। तो आपको जब ये चीजें बनाई गई हैं तो
उसका रखना चाहिए ना, ये हमारे संस्कार में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां भी इस चीज़ की पूरी दोषी हैं कि उनको अपनी आज़ादी का, एम्पावरमेंट का मतलब नहीं पता। तो ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि छोटे कपड़े या फिर ड्रेसिंग सेंस इज़ अ मेजर कॉज रेप की कॉज सिर्फ इन कपड़ों की वजह से होती है, या उन बच्चियों का जो भी आप देखते होंगे कि 11th में पढ़ती है या 11 साल की बच्ची, इनके साथ जब रेप होता है तो क्या कपड़ा ही एक रीज़न होता होगा? नहीं, कपड़ा एक रीज़न नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है। ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप बिल्कुल जो अंदर पहनने वाले कपड़े आप बाहर पहन के घूम रहे हैं और वो लोग बहुत उसको तारीफ करके देखें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम इसको ये भी नहीं कहेंगे कि कपड़ों की वजह से ही सिर्फ होता है। बाकी तो लोगों की मेंटालिटी कहीं ना कहीं हम अपने घर से भी अपने लड़कों को, कई बार होता है ना, देखिए गुड टच बैड टच हमें बोला गया, हम लोगों ने इसको टारगेट लेके हम चले, तो हम सिर्फ वहां पे जाते हैं जहाँ लड़कियों को समझाते हैं तुम्हें गुड टच मतलब कुछ ऐसा हो तो तुम्हें ये करना है वो करना। अरे भाई, लड़कों को भी बैठाकर बताइए कि जब बैड टच होता है तो लड़कियां क्या फील करती हैं। उस जगह पे वो लड़की की जगह आपकी बहन भी हो सकती है। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं ना, तो मुझे लगता है उस पर दोनों लड़के लड़कियों को दोनों के साथ बात करनी चाहिए। नहीं, तो जैसे कि आप जानते होंगे इस बारे में कि कई बार ऐसे केसेस आए हैं जो कि घर में, आप अगर पढ़ेंगे रिसर्च पे भी, तो कई बार लड़कियां जो हैं घर में ही इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। तो आपके साथ 20 सालों में आपने काम किया, तो कभी आपको ऐसा कोई केस मिला क्या जिसमें आपको एकदम अंदर से लगा होगा यार हाँ, ये भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो पिता, दादा, चाचा, मतलब ऐसे ऐसे रिश्ते निकलकर सामने आते थे कि रूह कांप जाती थी कि अरे ये क्या हो रहा है। तो है ऐसी चीजें। तो देखिए, अब ये तो घर से शुरुआत हुई ना, तो अब ये तो अपने अंदर जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे तो समाज में चेंजेस नहीं आएंगे भाई। नहीं, तो घर में ऐसे केसेस होना या फिर पिता, तो ये तो मेंटालिटी, तो मेंटालिटी नहीं, मेंटल है ना, वो मेंटल कहे जाएंगे ना। ऐसे कोई भी ऐसा इंसान जो घर के अंदर ही अपने रिश्तों को नहीं पहचान रहा है तो उसको मेंटल बोला जाएगा। तो ऐसे लोगों को अगर पता चलता है तो हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, तुरंत उसको सजा का वो हकदार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसको चौराहे पे भून देना चाहिए। वैसे राक्षस को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरीके से मतलब आपसे एक मेरे साथ भी एक केस हुआ, मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ, तो उसके जो भाई थे वो लगातार 6 साल तक उसके साथ एक तरीके से बोल सकते हैं घर में रेप ही करना हुआ। लेकिन इसकी जानकारी के बावजूद भी माँ को जानकारी हुई तब भी माँ ने नहीं बताया, पिता को हुई तो पिता ने नहीं बताया। तो क्या ये फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से ये ग्रोन होता है, ये सारी चीज़ें जो घर में हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, अगर जिस दिन माँ खुल के अपनी बेटी का साथ देने लगेगी तो फिर मुझे लगता है इसका डर रुकेगा थोड़ा। और मुझे लगता है कि अपने बेटों को ज़्यादा संस्कार देने की ज़रूरत है। ज़्यादा उनको आप समझाएं कि लड़की मतलब क्या। अच्छा, आपका जब भी मैंने इंटरव्यू देखा है तो बहुत ही वो रहा है कि विरोधाभास वाला नेचर रहा है आपका कि लोगों से, तो कभी इसकी वजह से प्रॉब्लम आया आपको कहीं? नहीं, देखिए, बलिया में बहुत प्यार मिला है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने हमेशा, जो भी रिपोर्टर भाई आए या फिर खुद लिखना हुआ तो मैंने उसको लिखा। और बड़ा बलिया वालों का प्यार और सम्मान रहा कि कभी भी नहीं, कभी किसी ने ऐसे पलट के कोई मेरे से सवाल नहीं किया कि क्यों। और मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कुछ विरोध किसी चीज़ का जता रही हूँ। हाँ, जो दुख होता है मन में एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, या फिर बलिया के निवासी होने के नाते, तो वही चीज़ें मैं बोलती हूँ। तो अच्छा, बलिया की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, जैसे पर्सनल है ये थोड़ा सा, कि आप जैसे जानते होंगे आप जहाँ काम कर रही हैं नाम नहीं रिवील करेंगे, आपका जो रिसेंट प्रोजेक्ट है वहाँ लव के केसेस ज्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है ना? तो क्या रीजन है, मतलब आप लव को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मुझे लगता है ना कि अपनी बेटियों से या बेटों से खुलकर बात करनी चाहिए। जब उनको सेंस होने लगे इन सब चीज़ों की 4th, 5th, 6th से, तो आप उनसे खुलकर बात करिए और उनको प्रायोरिटी समझाइए कि अभी जब आप स्कूल जा रहे हैं या फिर ये जो आपकी एज है, तो अभी आपकी क्या प्रायोरिटी है। और ये शादी ब्याह, लव अफेयर्स, ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। उनको डिफरेंसेस समझाइए कि अभी एजुकेशन बहुत जरूरी है और उसके बाद जब आपकी शादी का टाइम आता है तब वो जरूरी है। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है
क्योंकि हम शुरू से ही बच्चों को ये करते हैं, इस कास्ट के लाओगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेटियों और बेटों में हम तुरंत शुरू कर देते हैं ये सब चीजें। तो वहां पे क्या होता है ना कि जब वो देखते हैं कि घर के अंदर ही बहुत ये डरावना माहौल है, तो कई बार आप देखेंगे कि जो चीज आपको मना किया जाता है, ह्यूमन नेचर कि जो चीज आपको मना किया जाता है वो आपको बहुत करने का मन करता है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और वो एक उम्र ऐसी होती है कि जब आपको खराब चीजें ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है घर में हर पेरेंट्स को इतना खुला माहौल रखना चाहिए, उनसे बात करती रहना चाहिए कि भाई अभी प्रायोरिटी क्या है आपका। तो मुझे लगता है उससे थोड़े कम होंगे केसेस, क्योंकि जहाँ की आप बात कर रही हैं वहां पे हमने ये बात करी उन लोगों से कि तुम लोग 14 साल 15 साल के हो और अब ये चीजें ये तो ठीक नहीं है ना, तुम लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए था। फिर उसके बाद बात करते ये तो बड़ी चीज नहीं है, आजकल के जमाने में लोग तो कर देते हैं। तो उन लोगों ने यही कहा कि नहीं मैम आपको नहीं पता है, वो हम लोगों की शादी कर देते। जहां हम लोग थोड़ा सा घर में इस बात को डिस्कस भी करते तो हमें तुरंत पकड़ के रातों रात शादी कर दी जाती। तो फिर उन लोगों ने वो गलत कदम उठाया, भाग गए या फिर यूज हो गए। तो आपको लगता है हम लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी और राधा जी का जाप करते हैं, फिर भी लव और रिलेशनशिप को इतना नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है? तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इसको नेग्लेक्ट करने वाली चीज नहीं है, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और है ना। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, प्रेम तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। और जिसकी जिंदगी में अगर प्रेम, सच्चा प्रेम आता है तो उससे खूबसूरत तो अनुभूति नहीं है। लेकिन कई जगहों पे इसको जो गलत तरीके से हम उसको डिस्कस करते हैं या फिर लेते हैं वो गलत है। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ कि कई बार तो हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको आप बताएं ना। नहीं तो मैम आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जो भी मेरे एज के बच्चे हैं या फिर जो लड़कियां हैं, जहाँ मोस्टली लड़के, उनको जब रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं, जैसे आप लोगों ने टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ये मेंटल हेल्थ ट्रॉमा बनते जा रहा है कुछ लोगों के लिए। तो मेंटल हेल्थ पे आपको क्या लगता है, कैसे इस चीज से रिकवरी किया जा सकता है? देखिए पहले तो ये पता नहीं कहाँ से मेंटल हेल्थ आ गया, आजकल बहुत ज्यादा मेंटल, ये मतलब ना रोग से ज्यादा फैशन हो गया है कि अरे मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अरे भाई क्यों जा रहे हो डिप्रेशन में? पहले तो देखिए एक फैमिली में 5-6 बच्चे होते थे और दादी नानी चाची दादी सब हैं, उसी में बच्चे पल गए। माँ को पता भी नहीं चलता था कि बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, नहाया कि नहीं नहाया, स्कूल से कब गया, कौन छोड़ने गया, नहीं पता चलता था। तो कहीं ना कहीं एकल फैमिली का भी ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं अकेले या फिर पेरेंट्स काम करते हैं और बच्चा अकेला रहता है, किसी से अपनी बात नहीं कह सकता। आजकल देखिए अरे रिलेटिव ऐसे, रिलेटिव ऐसे, अरे भाई ऐसा नहीं है, रिलेटिव भी बहुत जरूरी है, लोगों का आना जाना घर के अंदर। और बच्चों को हम जैसे कह देते हैं कि अरे नहीं उसका एग्जाम है, वो बात नहीं करेगा, वो आएगा नहीं, या फिर आप मत आइए हमारे यहाँ, अभी हमारे यहाँ एग्जाम चल रहा। ये सब चीजें ना बहुत बुरी हैं जो आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो पुरानी चीजें थी ना, सब इकट्ठे रहते थे, बात करते थे, 2 भाई बहन आपस में अपनी चीजें बांटते थे, ये सब बहुत कमी है डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का। तो डिप्रेशन और एंजाइटी मुझे लगता है कि ऐसी चीज है कि बीइंग अ ह्यूमन कोई ना कोई हर लाइफ में एक बार फेस करता है। हाँ, हम लोग जानकारी नहीं है इसकी कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। एज ए स्टूडेंट भी अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत शाय होते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं और लोग उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन कई बार पता चलता है 10th में बच्चा सब कुछ सही था लेकिन सुसाइड कर लिया। तो ये जो कारण है मुझे लगता है कि आइडेंटिफिकेशन की नहीं और भाग इतना हम लोग नहीं। आप देखिए ये सब ज्यादा क्या, देखिए जैसे मैंने बोला ना कि ये बहुत फैशन भी हो गया है डिप्रेशन। आजकल छोटी छोटी बातों में बच्चे एकदम इरिटेट हो जाते हैं और मतलब कुछ रिजिड हो जाते हैं, उनका दिमाग रिजिड हो जाता है। लेकिन नहीं, देखिए मुझे ये लगता है ना कि हमारे यहाँ और विदेशों में थोड़ा यही फर्क है। जैसे ना इस चीज को बहुत लेते नहीं। अगर आपका बच्चा इस टाइप की कोई चीज फेस कर रहा है, आप कंसल्टेट करिए, तुरंत कंसल्टेंसी करिए, बच्चों को ले जाइए डॉक्टर के पास, बात करिए। क्योंकि हमारे यहाँ है अभी भी, विदेशों में डिप्रेशन को बड़ी चीज समझी जाती है, हमारे यहाँ थोड़ी छोटी चीज। आप कभी डिप्रेस हुई हैं, एंजाइटी कभी आपको हुआ है? अंजलि जी मैंने जो फेस किया है और आज बैठ के बहुत बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, तो ये मैं जानती हूँ कि क्या है। और आज भी देखिए हम लोग जिस तरीके से एकदम से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ गई। चाहते हैं मैम कि 2-3 चीजें टिप्स दीजिए उन युवा पीढ़ी को, उन लड़कियों को, बच्चों को, कि आखिर जब ऐसा कभी फील हो तो या तो वो ओवरकम करें, बताएं, शेयर करें और
इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जानना। शेयर बहुत जरूरी है करना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम शेयर नहीं कर पाते और सिम्टम्स के कारण ये होते हैं। देखिए कारण तो पहले ये होता है कि आपके साथ कुछ ऐसे कुछ घट गया है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर आप एकदम उस जगह पे आप रुक जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि आपका कुछ बहुत बड़ा लॉस होता है तो आप वहां पे रुक जाते हैं उस जगह पे कई सालों तक। तो कई बार ऐसा होता है कि आप फिर कोशिश करते हैं खुद से निकलने की, बाहर कुछ चीजें तलाश लेते हैं आप। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अभी भी एंजाइटी नहीं होती, मुझे अभी भी बहुत एंजाइटी होती है। कभी कभी चीज़ें जो सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ तो उस चीज़ से बहुत परेशान हो जाती हूँ और फिर दवा भी खानी पड़ती है। तो देखिए ये सब चलता रहेगा लाइफ में, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिसको भी जो थोड़ा डिप्रेशन में है या फिर जो थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको रास्ता भी तलाशना चाहिए और आपके आसपास ही चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे लगा कि नहीं है अब उठना चाहिए, उठ के और फिर अब कुछ करना चाहिए। तो उसी तरीके से आप, और हमें लगता है अपनी बात शेयर करनी चाहिए। कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए एकदम लॉयल जो सिर्फ आपकी और मेरी सुने, ना वो कहीं जाके बता रहा है ना उस पर कुछ पीछे से मजाक उड़ा रहा है, वो आपकी सुने समझे। तो लाइफ में एक आदमी तो ऐसा होना ही चाहिए। तो आप मेंटल हेल्थ और लव टिप एक साथ दे रही हैं कि लाइफ में कोई एक होना चाहिए। नहीं, लव की बात नहीं है, सहेली भी होनी चाहिए। तो मेरी जिंदगी में भी तो है, तो कोई मेल पर्सन थोड़ा है जिसको जाके मैं अपनी बातें बताती हूँ, उसमें तो कोई महिलाएं ही है ना। तो एक दो लोग ऐसे हैं जिनसे हम अपनी बात कह पाते हैं। बहुत हम परेशान है तो आवाज सुन के कह देते हैं क्या बात है बताओ, तो हमको बताना पड़ता है कि ये बात है। तो ठीक है, कम से कम देखिए वो ऐसा नहीं है कि कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कहते हैं ना कि नहीं परेशान नहीं हूँ, चलो हम आते हैं, शाम को बैठते हैं, आगे बैठते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, तो मन हल्का होता है। तो कोई तो एक ऐसा दोस्त होना ही चाहिए, कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में होनी चाहिए जिससे अपनी बात कह सके। बात कहना बहुत जरूरी है। तो टिप्स में आप ये कि आप दोस्त बनाइए, शेयर करिए चीजें, मतलब कोई को या तो पेरेंट्स ही हो या फैमिली पेरेंट्स ही है। हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बच्चों के बहुत करीब रही है कि बच्चा अपनी बात, चाहे वो कुछ गलत ही करके क्यों ना आए हो, अपनी बात कहने में हिचकिचाए नहीं। मतलब एकदम आप सुने और एकदम हाइपर कर दिया ऐसे नहीं, आप सुन तो लीजिए ना, उससे तो हो गया ना, तो उसे सुन लीजिए और इतना घर के अंदर हेल्दी माहौल रखिए कि बच्चा आपसे डरे नहीं, आपसे अपनी बात कह सके। कुछ बड़ी गलती भी करके आया है तो कह सके, कोई इंसान ही है भाई, गलतियाँ और तो होती होती, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ सही कर रहा है अपनी लाइफ में। कोई तो एक बड़ी गलती होती ही है हर किसी से। तो वो कहने के लिए चाहिए। मतलब पेरेंट्स से एक हमारे यहाँ पेरेंट्स से बड़ा तो कोई भी दोस्त नहीं है, हमदर्द नहीं है, या वो जाके कहीं आपकी छीछा लेदर नहीं करेंगे, आपके कहीं पीछे से पीछे कुछ बोलेंगे नहीं। पेरेंट्स से बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब उम्र हो जाती है ना तो पेरेंट्स से भी आदमी हिचकिचाता है बात करने में। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि कोई एक दोस्त होना चाहिए आपकी लाइफ में, तो आप उसकी सुने, वो आपकी सुने। हमारे आसपास आपको क्या लगता है कि जो भी हम लोग जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहती हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि कई बार आप देखे होंगे कि टॉक्सिक ब्रेकअप, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है, ना कोई काउंसलिंग पर्सन अवेलेबल है, ना ही सिम्टम्स भी पता है। कई लोग को सिम्टम्स भी नहीं पता है। सिम्टम्स भी नहीं पता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी माहौल जो है देखने को मिलता है युवा पीढ़ी में। हाँ, यहाँ है ऐसा बहुत माहौल है। ब्रेकअप हो गया, ये सारी चीजें हो गई। सही बात है। देखिए ये कि उम्र का ये तकाजा है, जब ये सब अफेयर शुरू हो जाते हैं या फिर लाइफ में आ जाता है, कई बार समझ नहीं रहता इंसान को और गलत चुनाव कर लेता है, तो फिर ये सब चीज़ें तो मेंटल हेल्थ पे तो बहुत असर डालता है। कई बार होता है कि पढ़ाई हम कर रहे होते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिलता है, या कोई जिस चीज़ में हम लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो बिल्कुल हमारे शहर में एक अच्छा काउंसिल सेंटर होना चाहिए। और आप जैसे जानते हैं कि आपसे हम सजेशन चाहते हैं मैम कि ऐसा आज से 5 साल बाद आप बलिया को एज अ वुमेन सेंट्रिक आप कैसा देखना चाहती हैं, या फिर जॉब की पर्पस से या एजुकेशन में आपका क्या एक फ्यूचर विजन है? देखिए 20 सालों में मैंने फर्क देखा है बलिया में, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ग में, जो अभिजात वर्ग हम जिनको कहते हैं अपने भाषा में, तो हमने देखा है बहुत मेंटली वो चेंज हुई हैं, वो कपड़ों से बहुत चेंज हुई हैं, वो रहन सहन, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हमने देखा। उनका सोचने का नजरिया बहुत बदलते हुए मैंने देखा, क्योंकि 20 सालों से उनके साथ हूँ, रोज का साथ है, काम करती हूँ उनके साथ, उठती हूँ बैठती हूँ, तो मैंने देखा है चेंजेस बलिया में बहुत चेंज आया है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ग में आया है चेंज। तो मैं ये चीज धरातल पर भी देखना चाहती हूँ
और जितने भी यहाँ पे संस्थाओं में काम कर रहे हैं, एनजीओज में काम कर रहे हैं, कुछ बहुत सारी युवा पीढ़ी है, जैसे आप ही हैं, आपका महिला कल्याण है और आप लोग एकदम इंटीरियर में जाके काम करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ जाके आप लोगों को काउंसलिंग भी करनी चाहिए। और मैं अब यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल इंटीरियर में भी जो लड़कियाँ रहती हैं उनमें भी फर्क देखना चाहते हैं। मैम जैसे कि हम बात करते हैं पूरे पूर्वांचल की, ठीक है, तो पूरे पूर्वांचल में जो माइग्रेशन रेशियो है वो बढ़ता है। आप देख रहे होंगे कि बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बनारस हो गया, यहाँ के बच्चे जॉब के अभाव से, लड़के मतलब ज़्यादातर लड़के जो हैं जॉब के अभाव से दिल्ली, हैदराबाद, पुणे ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन उत्तर प्रदेश में नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, बिजनेस माइंडसेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का आपको लगता है कि हमारे जो बचपन के से ये जो शिक्षा प्रवृत्ति है उसकी वजह से, क्योंकि जो लगातार आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं 12th के बाद मोस्टली ऑप्ट करते हैं बाहर के कॉलेजेस में, जो जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो बहुत स्ट्रगल करते रह जाते हैं, लखनऊ दिल्ली तक ही रह पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ देखिए, थोड़ी ये सब चीज़ों की कमी तो है हमारे बलिया में, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि डेवलप नहीं हुआ है। देखिए पहले जो एजुकेशन था हमारे बलिया में ना, वो उसमें बहुत चेंज आया है। ये हम नहीं कहेंगे कि चेंज नहीं आया है, एक चेंज आया है। हाँ, बाकी थोड़े कुछ अच्छे कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ मैं स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर जो सरकारी स्कूल से जो 12th जा रहे हैं, तो मुझे लगता है 9th से ही जो एक होता है ना बच्चों को किस दिशा में जाएं, एक ये काउंसलिंग होती है, ये एक ना सब्जेक्ट की तरह जोड़ना चाहिए और उसमें वहां पे जाके बच्चों से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि मतलब आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसको आप कैसे लाइन पकड़ेंगे। एक मेरे साथ एक चीज बताऊं आपको कि मैंने जब भी ऐसे बच्चों से बात की है जो 12th में हो या 9th में हो या 10th में हो, तो जब भी आप पूछो कि आपको क्या करना है तो उनको पता ही नहीं होता, है। हाँ सही बात है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक ये मुझे लगता है हर स्कूल को ये वाला करियर काउंसलिंग के लिए ना एक पार्ट जोड़ना चाहिए हर स्कूल को, और उसमें वहाँ पे जाके बात करें बच्चों से, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हो। कई बार तो होता है कि जिधर की हवा चल रही है पेरेंट्स में उधर ही चल रही है, यही बन जाए यही बन जाए। तो मुझे लगता है कि बच्चों को क्या इंटरेस्ट है या फिर उसके स्किल को पहचाने और उसको सजेस्ट करें, उसको बताएं कि वो किस दिशा में जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन में। तो हमें लगता है ये जोड़ना चाहिए, हर स्कूल को जोड़ना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप जैसे जो बच्चे एनजीओ में काम करना चाहते हैं, सोशल सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं, या फिर जो महिलाएं हैं जो अभी मान लीजिए जिनको पता ही नहीं हो कि ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह आपको पता है, लेकिन ऐसे लोग जो जुड़ना चाहते हैं एनजीओ से, वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो कैसे जुड़ सकते हैं आप, मतलब एनजीओ में कैसे काम कर सकते हैं वो जो बेसिकली चाहते हैं कि मैं कुछ एम्पावर्ड करूं, कुछ नया करूं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए जितने भी आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, सरकार ला रही है हमारी तरफ से, तमाम चीज़ें हैं और हमें पता ही नहीं है। कई बार तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है एनजीओज में अगर हम ये चीज़ें थोड़ा जोड़ेंगे ना ज़्यादा, तो हमारे पास खाली हो जाएगी जगह कि हम कुछ लोगों को इसमें ऐड कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो इस तरीके से आ सकते हैं। बाकी तो देखिए जो सोशल वर्क भी ना, वो भी एक बहुत क्रिएटिव जॉब है ना। आपको खुद ही ढूंढना है कि हमको किस क्षेत्र में जाके काम करना है, किधर का है जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे काम करना चाहिए, और एकदम निस्वार्थ कि सरकार क्या कर रही है तो फला क्या कर रहे हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये छोड़ के और हमको उस दिशा में जाके काम करना मतलब होता है। बेसिकली तो सोशल वर्क जो करना चाहता है वो हाँ, सेवा दे मतलब नहीं सेवा सिर्फ नहीं भाई, कैसे होगा? आपका पेट भरा रहेगा तभी आप सेवा भी कर पाएंगे ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि बड़े एनजीओज जो हैं तो अपनी जो ये कार्य प्रणाली है ना उसको थोड़ा बढ़ाएं। जैसे है ना बहुत सारे जो स्कीम आ रहे, बहुत सी चीजें छूट जाती है, हो ही नहीं पाता, तो हमें लगता है उस चीज को ऐड करें और उसमें कुछ नियुक्तियां करें। जो बड़े एनजीओज हैं जो कर सकते हैं, पेमेंट बेस पे बच्चों को रख सकते हैं, तो वो मौका दें। चलिए, थैंक यू। और लास्ट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो मेरी जो यंग जनरेशन है, जो मोस्टली मेरे साथ जो जुड़ने वाले हैं या फिर जो भी देख रहे हैं दर्शक हमारे, उनको एक ऐसा मैसेज दीजिए जो कि उनके लिए जो कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड करता हो, जो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया उसको एक ऐसे मैसेज से कंबाइन करता हो। देखिए
जब भी आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थिति आती है तो आपकी जो आप एक तो शिक्षा है ही है और आपका जो दृढ़ संकल्प, वही दो चीजें ऐसी हैं जो आपको रोकती हैं, थामती हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपका दृढ़ संकल्प और आपका एजुकेशन, वो आपको थाम लेगी और बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। तो मैं जैसे कि अभी आपने कहा कि ये डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, तो मुझे लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पीड़ित हो रही है। तो मैं कहूँगी कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास ही ढूंढिए, आपको इसकी दवाई मिल जाएगी। हाँ, तो आप अपने आसपास ढूंढिए। देखिए, हम सबकी लाइफ में बहुत बुरी से बुरी परिस्थिति आई। अभी हमें रोना लेके नहीं बैठना चाहती अपना कि, लेकिन आती है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे तमाम महिलाएं हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं जो शायद मुझसे भी कम उम्र में उन्होंने बुरा वक्त देखा हो। तो मैं यही कहूँ कि छाती पीटने से कुछ नहीं होता है। आप अपने आसपास एक बार नजर घुमाइए तो आपको जीने का सहारा मिल जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और मेंटल हेल्थ पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, और जिसको ऐसा लगता है कि वो हमसे कंसल्ट कर सकता है, वो हमारे पेज को फॉलो कर सकता है, हमें डीएम कर सकता है, जिससे हम उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो मैम तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ और भी ऐसे एनजीओज जुड़े हुए हैं जिन तक हम आपसे कनेक्ट कराएंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उससे निदान दिलाएंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए और भी वीडियोस के लिए, और जो भी हमारे समाज में चल रहा है आसपास, इन सब की बातचीत के लिए आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।